यूट्यूबर मौसीकी कहानियों में आपका स्वागत है। हम सुन रहे हैं हैरी पॉटर एंड चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स का हिंदी ऑडियो। पिछले भाग में हमने सुना कि हैरी जब उस डायरी पे लिखता है कि आई एम हैरी पॉटर, तो वो डायरी अपने आप हैरी को अपनी सीक्रेट बताती है और हैरी को पता चलता है कि तहखाना किसने खोला था। उस डायरी के अनुसार तहखाना खोला था हैग्रिड ने। अब आगे की कहानी सुनते हैं। अध्याय 14, कॉर्नेलियस फज। हैरी, रॉन और हरमाइनी तो पहले से ही जानते थे कि दुर्भाग्य से हैग्रिड को बड़े और भयानक जानवर पसंद थे। जिस साल वो हॉगवर्ट्स में पढ़ने आए थे, उसी साल हैग्रिड ने लकड़ी के अपने छोटे से घर में ड्रैगन पालने की कोशिश की थी। इसके अलावा वो उसके 3 सिर वाले विशाल काय कुत्ते फ्लफी को शायद ही कभी भूल पाएंगे। हैरी को यकीन था कि अगर किशोरावस्था में हैग्रिड को ये पता चला हो कि महल में कहीं पर एक भयानक जानवर छुपा है, तो उसे देखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। शायद उसे इस बात पर अफसोस हुआ हो कि बेचारा भयानक जानवर इतने लंबे समय तक बंद रहा है और अब उसे अपने पैर सीधे करने का मौका दिया जाना चाहिए। हैरी कल्पना कर सकता था कि 13 साल के हैग्रिड ने उसे जंजीरों और पट्टों से बांधने की कोशिश भी की होगी, किंतु हैरी को पूरा विश्वास था कि हैग्रिड कभी किसी की जान लेने के इरादे से कोई काम नहीं करेगा। हैरी मन ही मन सोच रहा था, काश उसने ये पता नहीं लगाया होता कि रिडल की डायरी से संदेश कैसे पाया जाए। रॉन और हरमाइनी ने उससे बार बार पूरी घटना को विस्तार से बताने को कहा। उन्हें पूरी कहानी बार बार सुनाते सुनाते वो तंग आ गया और घटना सुनने के बाद उनके बीच होने वाली लंबी घुमावदार चर्चाओं से भी वो परेशान था। हरमाइनी बोली, हो सकता है रिडल ने गलत आदमी को पकड़ लिया हो। शायद कोई दूसरा भयानक जानवर लोगों पर हमला कर रहा हो। रॉन ने सपाट लहजे में पूछा, तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर कितने भयानक जानवर रह सकते हैं? हैरी ने दुखी स्वर में कहा, ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि हैग्रिड को स्कूल से निकाल दिया गया था और हैग्रिड को निकालने के बाद हमले रुक गए होंगे, वरना रिडल को पुरस्कार नहीं मिला होता। रॉन ने एक अलग दिशा में जाने की कोशिश की। रिडल बिल्कुल पर्सी की तरह लगता है। उसे हैग्रिड की जासूसी करने के लिए किसने कहा था? हरमाइनी ने कहा। परंतु रॉन, उस भयानक जानवर ने किसी की जान ली थी, हैरी बोला। और अगर हॉगवर्ट्स बंद हो जाता तो रिडल को मगलू अनाथालय में रहना पड़ता। मैं उसे इस बात के लिए दोष नहीं दे सकता कि उसने यहाँ रुकने के लिए हैग्रिड को पकड़वाया। रॉन ने अपना होंठ काटा, फिर झिझकते हुए पूछा, हैरी, हैग्रिड तुम्हें शूमंतर गली में मिला था, है ना? हैरी तुरंत बोला, वो घोंघों को मारने वाली दवा खरीद रहा था। वो तीनों चुप हो गए। लंबी चुप्पी के बाद हरमाइनी ने झिझकते स्वर में सबसे जटिल सवाल पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हमें हैग्रिड के पास जाकर उससे भयानक जानवर के बारे में सवाल पूछना चाहिए? रॉन ने कहा, कितना अच्छा लगेगा जब हम उससे जाकर पूछेंगे, हेलो हैग्रिड, हमें बताओ, क्या तुमने किसी बालों वाले भयानक जानवर को हाल ही में महल में छोड़ा है? अंत में उन्होंने फैसला किया कि जब तक कोई और हमला नहीं होगा तब तक वो हैग्रिड से कुछ नहीं पूछेंगे। और जब हैरी को कई दिनों तक अदृश्य आवाज़ सुनाई नहीं दी, ना ही किसी पर हमला हुआ, तो उन्हें लगने लगा कि उन्हें हैग्रिड से इस बारे में कभी नहीं पूछना पड़ेगा कि उसे स्कूल से क्यों निकाला गया। जस्टिन और लगभग सिरकटे निक को बेजान हुए लगभग 4 महीने गुजर चुके थे। लगभग सभी लोग अब ये सोचने लगे थे कि हमलावर, चाहे वो जो भी हो, हमेशा के लिए मैदान छोड़ चुका था। पीस भी अंततः अपने अरे पॉटर, तुम तो हो गड़बड़ पॉटर गीत से ऊब गया था। एक दिन जड़ी बूटियों का ज्ञान की क्लास में अर्नी मैकमिलन ने बड़ी विनम्रता से हैरी से कुकुरमुत्तों की बाल्टी मांगी और मार्च में कई मंत्र कवचों ने ग्रीन हाउस नंबर 3 में शोर शराबे वाली एक जोरदार पार्टी मनाई। इससे प्रोफेसर स्प्राउट बहुत खुश हो गई।
उन्होंने हैरी को बताया, जब वे एक दूसरे के गमलों में जाने की कोशिश करने लगेंगे तब हम समझ जाएंगे कि वे पूरी तरह वयस्क हो चुके हैं। फिर हम अस्पताल में पड़े बेजान लोगों को दोबारा होश में ला सकेंगे। सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को ईस्टर की छुट्टियों के दौरान सोचने के लिए एक नया विषय मिल गया था। थर्ड ईयर के लिए विषय चुनने का समय अब आ गया था। ये एक ऐसा मामला था जिसे कम से कम हरमायनी ने बहुत गंभीरता से लिया। इसका हमारे पूरे भविष्य पर प्रभाव पड़ सकता है, उसने हैरी और रॉन को बताया जब वो नए विषयों की सूचियों पर आंखें गड़ाकर उन पर निशान लगा रहे थे। हैरी बोला, मैं तो जादुई काढ़े का विषय छोड़ना चाहता हूँ। रॉन ने बुझे स्वर में कहा, हम कुछ नहीं छोड़ सकते, हमें अपने सारे पुराने विषय पढ़ना पड़ेंगे, वरना मैं गुप्त कलाओं से रक्षा की पढ़ाई छोड़ देता। ये सुनकर हरमायनी दहशत में आते हुए बोली, परंतु वो तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। रॉन ने कहा, हाँ, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह लॉकहार्ट इसे पढ़ाते हैं। मैंने उनसे आज तक कुछ नहीं सीखा, सिवाय इसके कि नन्हे पिशाचों को बाहर ना निकाला जाए। नेविल लॉन्गबॉटम के पास उसके परिवार के सभी जादूगर और जादूगरनियों के खत आए थे, जिनमें उसे अलग अलग सलाहें दी गई थी कि वो कौन से विषय चुने। नेविल जी बाहर निकालकर दुविधा और चिंता में अपने विषय की सूचियां पढ़ता रहता था और लोगों से पूछता रहता था कि उनके हिसाब से अंकों के जादू महत्व का ऐतिहासिक अध्ययन ज़्यादा मुश्किल विषय है या पुरानी लिपियों का अध्ययन। हैरी की ही तरह मगलू परिवार में बड़े हुए डीन थॉमस ने अंत में अपनी आंखें बंद करके बिना देखे सूची पर छड़ी रख दी। इसके बाद उसने उन विषयों को चुन लिया जिन पर छड़ी रखी थी। हरमायनी ने किसी की भी सलाह नहीं ली और सारे विषय चुन लिए। हैरी मन ही मन मुस्कुराया जब उसने ये सोचा, अगर वो जादूगरी के कैरियर के बारे में वर्नन अंकल और पेटूनिया आंटी से सलाह मांगेगा तो वो लोग क्या कहेंगे। ऐसी बात नहीं थी कि उसे किसी ने मार्गदर्शन नहीं दिया। पर्सी वीजली उसे अपने अनुभव का लाभ देने के लिए उत्सुक था। उसने कहा, हैरी, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। अपने भविष्य के बारे में जितनी जल्दी सोच सको उतना ही अच्छा है, इसीलिए मैं भविष्य कथन पढ़ने की सलाह देता हूँ। लोग कहते हैं कि मगलुओं का अध्ययन एक कमज़ोर विकल्प है, परंतु व्यक्तिगत रूप से मैं ये सोचता हूँ कि जादूगरों के पास गैर जादूगर समुदाय की पूरी समझ होनी चाहिए, खासकर तब जब वे उनके करीबी संपर्क में रहकर काम करने के बारे में सोच रहे हों। मेरे डैडी को ही देख लो, उन्हें हर समय मगलों से संबंधित काम करना पड़ता है। मेरा भाई चार्ली हमेशा से बहिर्मुखी किस्म का था और उसे घूमना पसंद था, इसीलिए उसने जादुई जीवों की देखभाल का विषय चुना। फैसला करते समय अपनी शक्तियों और प्रतिभा के हिसाब से काम करो हैरी। परंतु हैरी को दरअसल सिर्फ एक काम करना अच्छा लगता था और वो था क्विडिच खेलना। अंत में उसने वही नए विषय चुन लिए जो रॉन ने चुने थे, क्योंकि उसे लगा अगर वो उनमें कमज़ोर भी रहा तो भी उसकी मदद करने के लिए कम से कम उसके पास कोई दोस्त तो होगा। गरुड़ द्वार का अगला क्विडिच मैच मेहनतकश के खिलाफ होना था। वो डिनर के बाद हर रात को टीम से प्रैक्टिस करवा रहा था, इसलिए हैरी को क्विडिच और होमवर्क के अलावा किसी भी चीज़ के लिए समय नहीं मिल पा रहा था। बहरहाल प्रशिक्षण सत्र बेहतर होते जा रहे थे या कम से कम ज़्यादा सूखे होते जा रहे थे। जब हैरी शनिवार के मैच की पहले वाली शाम को अपने कमरे में अपनी झाड़ू रखने गया तो उसने सोचा कि इस बार गरुड़ द्वार के क्विडिच कप जीतने की जितनी संभावना दिख रही थी उतनी पहले कभी नहीं दिखी थी। परंतु वो ज़्यादा देर तक खुश नहीं रह पाया। कमरे की सबसे ऊपर की सीढ़ी पर उसे नेविल लॉन्गबॉटम मिला जो बौखलाया हुआ दिख रहा था। हैरी, मैं नहीं जानता ये किसने किया, ये तो बस मुझे इसी हाल में मिला था। भयभीत निगाहों से हैरी को देखते हुए नेविल ने धक्का देकर दरवाज़ा खोला। हैरी के संदूक का सामान हर तरफ बिखरा हुआ था। उसका चोगा जमीन पर पड़ा था, बिस्तर पर बिछी चादर खींचकर फेंक दी गई थी। पलंग के सिरहाने रखे कैबिनेट की दराज भी खुली थी, जिसका पूरा सामान चटाई पर फैला पड़ा था। हैरी का मुंह खुला का खुला रह गया और वो दैत्यों के साथ सफ़र किताब के कुछ फटे पन्नों पर चलता हुआ बिस्तर के पास तक गया। जब उसने और नेविल ने बिस्तर पर कंबल दोबारा डाले तभी रॉन, डीन और सीमस अंदर आए। डीन जोर से चिल्लाया, क्या हुआ हैरी? पता नहीं, हैरी बोला, परंतु रॉन हैरी के दुशालों की जांच कर रहा था। सारी जेबें बाहर की तरफ निकली हुई थी, जैसे किसी ने तलाशी ली हो। रॉन ने कहा,
कोई यहाँ कुछ ढूंढ रहा था, तुम्हारी कोई चीज़ गायब तो नहीं है? हैरी अपनी सारी चीज़ें उठाकर संदूक में डालने लगा। जब उसने लॉकहार्ट की आखिरी किताब को अंदर डाला, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसकी कौन सी चीज़ वहाँ नहीं थी। उसने धीरे से रॉन को बताया, रिडल की डायरी गायब है। क्या? हैरी ने अपना सिर कमरे के दरवाजे की तरफ करके इशारा किया और रॉन उसके पीछे बाहर निकल आया। वे जल्दी से नीचे उतरकर एक बार फिर गरुड़ द्वार के हॉल में पहुंचे, जो आधा खाली था। वहां वो हरमाइनी के पास बैठ गए, जो अकेली बैठकर पुरातन लिपियां फटाफट समझिए नामक किताब पढ़ रही थी। ये खबर सुनकर हरमाइनी बहुत चक्की रह गई। परंतु ये चोरी तो गरुड़ द्वार का कोई विद्यार्थी ही कर सकता है, किसी और को हमारा पासवर्ड नहीं मालूम। हैरी बोला, वही तो। अगले दिन जब वो सोकर उठे तो बाहर सूरज की चमकदार रोशनी फैली थी और हल्की हल्की स्फूर्तिदायक हवा चल रही थी। क्विडिच के लिए आदर्श परिस्थितियां हैं, वुड ने उत्साह से गरुड़ द्वार की टेबल पर कहा, और टीम के खिलाड़ियों की प्लेटों में तले हुए अंडे भर दिए। बहुत अच्छे हैरी, तुम्हें अच्छी तरह नाश्ता करना चाहिए। हैरी गरुड़ द्वार की भीड़ भरी टेबल की तरफ घूरते हुए ये सोच रहा था कि कहीं रिडल की डायरी का नया मालिक उसकी आंखों के ठीक सामने तो नहीं बैठा है। हरमाइनी ने उसे चोरी की रिपोर्ट करने की सलाह दी थी, पर हैरी को यह विचार पसंद नहीं आया। ऐसा करने पर उसे टीचर को डायरी के बारे में सारी बातें बतानी पड़ती। इसके अलावा कितने लोग ये बात जानते थे कि हैग्रिड को 50 साल पहले स्कूल से क्यों निकाला गया था। हैरी इस मामले को दोबारा सबके सामने नहीं लाना चाहता था। हैरी जब रॉन और हरमाइनी के साथ अपना क्विडिच का सामान उठाने के लिए बड़े हॉल से बाहर आया तो उसकी चिंताओं की सूची में एक और बहुत गंभीर चिंता जुड़ गई। उसने अभी संगमरमर की सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि उसे एक बार फिर वही आवाज़ सुनाई दी। इस बार मार डालो, चीर डालो, फाड़ डालो। वो जोर से चीखा। रॉन और हरमाइनी दोनों ही चौंक कर उछल पड़े। हैरी ने पीछे देखते हुए कहा, वही आवाज़, मुझे अभी भी वही आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। क्या तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया? रॉन की आंखें बाहर निकल रही थी। उसने अपना सिर हिलाया, परंतु तभी हरमाइनी ने अपने माथे पर हाथ ठोका। हैरी, मुझे लगता है मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। मुझे लाइब्रेरी में जाना होगा। और वो लपकते हुए तेजी से सीढ़ियां चढ़ गई। उसे क्या समझ में आ गया है? हैरी ने उलझन से कहा। वो अभी चारों तरफ देख रहा था और ये भांपने की कोशिश कर रहा था कि आवाज़ कहाँ से आई थी। हैरी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्या पता, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परंतु उसे लाइब्रेरी में जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? रॉन ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्योंकि हरमाइनी हमेशा यही तो करती है, जब भी शंका हो तो लाइब्रेरी में जाओ। हैरी अनिश्चितता से खड़े होकर फिर से उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करता रहा, परंतु अब उसके पीछे की ओर स्थित बड़े हॉल से विद्यार्थी बाहर निकल रहे थे और जोर जोर से बातें कर रहे थे। इसके अलावा विद्यार्थी क्विडिच की पिच पर जाने के लिए अगले दरवाजे से निकलकर जा रहे थे। रॉन ने हैरी से कहा, बेहतर होगा कि तुम भी चल दो, लगभग 11 बज चुके हैं, मैच का समय हो चुका है। हैरी गरुड़ द्वार टावर में गया, अपनी निम्बस 2000 उठाई और मैदान के पार जाने वाली बड़ी संख्या में एकत्रित विद्यार्थियों की भीड़ में शामिल हो गया। परंतु उसका दिमाग अभी महल में था। वो अब भी अदृश्य आवाज़ के बारे में सोच रहा था। जब उसने चेंजिंग रूम में अपना लाल दुशाला पहना तो उसे इकलौती राहत इस बात से मिली कि सब लोग इस समय मैच देखने के लिए महल से बाहर आ चुके थे। जोरदार तालियों के बीच दोनों टीमें पिच पर उतरी। ऑलिवर वुड ने वार्म अप करते हुए गोल पोस्ट के चारों तरफ उड़ान भरी। मैडम हूच ने गेंदें निकाली। मेहनतकश के खिलाड़ी हल्के पीले रंग के दुशालों में थे। वो गोल घेरा बनाकर खड़े थे और रणनीति पर आखिरी मिनट की चर्चा कर रहे थे। हैरी बस अपनी झाड़ू पर चढ़ ही रहा था कि तभी प्रोफेसर मैकगोनागल लगभग भागती हुई पिच पर आई। उनके हाथ में बैगनी रंग का एक बड़ा सा मेगाफोन था। हैरी का दिल पत्थर की तरह डूब गया। प्रोफेसर मैकगोनागल ने खचाखच भरे स्टेडियम को मेगाफोन से संबोधित करते हुए कहा, ये मैच रद्द कर दिया गया है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ऑलिवर वुड को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके होश उड़ गए। वो तत्काल धरती पर आया और अपनी झाड़ू से उतरे बिना ही प्रोफेसर मैकगोनागल की तरफ भागा। वो चिल्लाया, परंतु प्रोफेसर, हमें तो खेलना है। कब? गरुड़ द्वार।
प्रोफेसर मैकगोनागल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और मेगाफोन पर बोलती रही, सभी विद्यार्थी अपने अपने हाउस के हॉल में जाएंगे, जहां उनके हाउस के प्रमुख उन्हें पूरी जानकारी देंगे। कृपया जितनी जल्दी पहुंच सके पहुंच जाएं। फिर उन्होंने मेगाफोन नीचे करते हुए हैरी को अपने पास आने का इशारा किया। पॉटर, मैं सोचती हूँ बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ चलो। हैरी ने सोचा, इस बार वे उस पर संदेह कैसे कर सकती हैं। फिर उसने रॉन को शोर मचाती भीड़ से अलग होते देखा। जब वो महल की तरफ चलने लगे तो रॉन भागकर उनके पास आ गया। हैरी इस बात पर हैरान था कि प्रोफेसर मैकगोनागल ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं की। हाँ वीजली, शायद यही बेहतर रहेगा कि तुम भी साथ चलो। उनके चारों तरफ मंडरा रहे कुछ विद्यार्थी मैच रद्द होने पर बड़बड़ा रहे थे, बाकी चिंतित दिख रहे थे। हैरी और रॉन प्रोफेसर मैकगोनागल के पीछे पीछे स्कूल तक गए और संगमरमर की सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, परंतु इस बार वे उन्हें किसी के ऑफिस में नहीं ले गई। जैसे ही वे अस्पताल के पास पहुंचे तो प्रोफेसर मैकगोनागल ने आश्चर्यजनक रूप से कोमल आवाज में कहा, इससे तुम्हें बहुत सदमा लगेगा। एक और हमला हुआ है, 2 लोगों पर हमला हुआ है। हैरी का दिल भयानक तरीके से उछलने लगा। प्रोफेसर मैकगोनागल ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और वो लोग अंदर घुस गए। मैडम पॉम्फ्री 5th ईयर की घुंघराले बालों वाली लड़की पर झुकी हुई थी। हैरी ने पहचान लिया कि वो चीलघात की थी। इसी लड़की से उन्होंने नाग शक्ति के हॉल तक जाने का रास्ता पूछा था और उसके पास वाले बिस्तर पर थी हरमाइनी। रॉन कराहते हुए बोला। हरमाइनी पूरी तरह स्थिर थी, उसकी आंखें खुली थीं और कांच जैसी ही हो गई थी। प्रोफेसर मैकगोनागल बोली, ये दोनों लाइब्रेरी के पास मिली। मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों में से कोई इसके बारे में कुछ बता सकता है। ये उनके पास फर्श पर पड़ा मिला था। उनके हाथ में एक छोटा गोल शीशा था। हैरी और रॉन दोनों ने हरमाइनी को घूरते हुए अपना सिर इनकार में हिलाया। प्रोफेसर मैकगोनागल ने भारी आवाज में कहा, मैं तुम्हें गरुड़द्वार टावर में ले चलती हूँ। मुझे वैसे भी वहाँ जाकर विद्यार्थियों से कुछ कहना है। सभी विद्यार्थी शाम को 6 बजे तक अपने हाउस के हॉल में लौट आएंगे। कोई भी विद्यार्थी उसके बाद अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। टीचर तुम लोगों को हर क्लास के लिए ले जाएंगे। कोई भी विद्यार्थी टीचर के साथ रहे बिना बाथरूम में नहीं जाएगा। क्विडिच के आगामी समस्त प्रशिक्षण और मैच स्थगित किए जाते हैं। शाम की सभी गतिविधियां बंद की जाती हैं। हॉल में इकट्ठे गरुड़द्वार के विद्यार्थियों ने प्रोफेसर मैकगोनागल की बातें खामोशी से सुनी। प्रोफेसर मैकगोनागल ने उस चर्म पत्र को मोड़ा जिसे वे पढ़ रही थीं और थोड़े रूंधे गले से बोली, शायद मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस समय जितनी दुखी हूँ उतनी पहले कभी नहीं रही। अगर हमलावर पकड़ा नहीं गया तो हो सकता है कि हमें स्कूल बंद करना पड़े। मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अगर किसी को इन हमलों के बारे में कुछ भी मालूम हो तो वो आकर हमें बता दे। वो थोड़े अजीब तरीके से तस्वीर के छेद से बाहर निकली। उनके जाने के तत्काल बाद ही गरुड़द्वार के विद्यार्थियों में बातें होने लगी। वीजली बंधुओं के दोस्त ली जॉर्डन ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहा, अब तक गरुड़द्वार के 2 विद्यार्थी बेजान हो चुके हैं और एक भूत भी। चीलघात और मेहनतकश के एक विद्यार्थी पर हमला हुआ है। क्या किसी टीचर को ये नहीं दिख रहा है कि नाग शक्ति के सारे विद्यार्थी सही सलामत हैं? क्या इससे ये स्पष्ट नहीं होता है कि ये सब नाग शक्ति वाले करवा रहे हैं? वारिस भी नाग शक्ति का है और भयानक जानवर भी नाग शक्ति का ही है। स्कूल बंद करने के बजाय सिर्फ नाग शक्ति के विद्यार्थियों को बाहर निकाल देना चाहिए, वो गर्जा। सुनने वालों ने सहमति में सिर हिलाया। ली के पीछे पर्सी वीजली एक कुर्सी पर बैठा था, परंतु इस बार वो अपने विचार प्रकट करने के लिए ज़्यादा उत्सुक नहीं दिख रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो जैसे सदमे में था। जॉर्ज ने हैरी को धीमे से बताया, पर्सी को बहुत गहरा सदमा लगा है। चील घात वाली लड़की पेनीलोप क्लियर वाटर प्रीफेक्ट है। मुझे लगता है उसने कभी नहीं सोचा था कि भयानक जानवर किसी प्रीफेक्ट पर हमला करने की हिम्मत कर सकता है।
परंतु हैरी अधूरे मन से उसकी बातें सुन रहा था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने हरमाइनी की तस्वीर आ जाती थी, जो अस्पताल के बिस्तर पर किसी पत्थर की मूर्ति की तरह लेटी थी। और अगर अपराधी जल्दी नहीं पकड़ा गया तो हैरी को सारी जिंदगी डर्सली परिवार के साथ रहने के बारे में सोचना पड़ेगा। टॉम रिडल ने हैग्रिड को सिर्फ इसलिए पकड़वाया था क्योंकि स्कूल बंद होने पर उसे मगलू अनाथालय में जाना पड़ता। हैरी अब जान गया था कि टॉम को उस वक्त कैसा महसूस हुआ होगा। रॉन ने चुपचाप हैरी के कान में पूछा, हम क्या करने वाले हैं? क्या तुम्हें लगता है कि किसी को हैग्रिड पर संदेह होगा? हैरी ने मन ही मन निर्णय लेते हुए कहा, हमें जाकर उससे बात करना होगी। मुझे यकीन है कि इस बार उसने ये काम नहीं किया होगा, परंतु अगर उसने भयानक जानवर को पिछली बार खुला छोड़ा था तो वो ये जानता होगा कि रहस्यमयी तहखाने के भीतर कैसे पहुंचा जाता है, और ये जानना एक अच्छी शुरुआत होगी। परंतु मैकगोनागल ने कहा था कि क्लासों के बाद हमें अपने टावर में ही रुकना पड़ेगा। हैरी ने और भी धीमे बोलते हुए कहा, मुझे लगता है डैडी के अदृश्य चोगे को बाहर निकालने का समय आ गया है। हैरी को अपने पिता से विरासत में सिर्फ एक ही चीज मिली थी, एक लंबा और चांदी जैसा सफेद अदृश्य चोंगा। वे सिर्फ इसी के सहारे हैग्रिड से मिलने के लिए सबसे छुपकर स्कूल से बाहर जा सकते थे। हर दिन की तरह आज भी वो अपने सामान्य समय पर बिस्तर पर लेट गए। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक कि नेविल, डीन और सीमस रहस्यमयी तहखाने पर चर्चा बंद करके सो नहीं गए। इसके बाद हैरी और रॉन ने उठकर दोबारा कपड़े पहने और चोगा ओढ़ लिया। महल के अंधेरे और खामोश गलियारों से बाहर निकलना आनंददायक नहीं था। हैरी पहले भी कई बार रात को महल में घूम चुका था, परंतु उसने दिन ढलने के बाद वहां पहले कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी। टीचर्स, प्रीफेक्ट्स और भूत जोड़ियां बनाकर गलियारों में पहरा दे रहे थे और किसी असामान्य गतिविधि की तलाश में चारों तरफ नजर रखे हुए थे। उनके अदृश्य चोगे के बावजूद उनकी आवाजें सबको सुनाई दे सकती थीं। इस बारे में एक खास तौर पर तनाव भरा क्षण तब आया जब रॉन के पैर का अंगूठा उस स्थान से सिर्फ कुछ गज की दूरी पर मुड़ गया जहां स्नेप पहरेदारी कर रहे थे। शुक्र था कि जिस पल रॉन ने गाली बकी उस वक्त स्नेप को छींक आ गई। राहत की सांस लेते हुए वे बलूत की लकड़ी के अगले दरवाजे तक पहुंचे और उसे खोल दिया। रात का आसमान साफ था और सितारे चमक रहे थे। वे तेजी से हैग्रिड के घर की रोशनी भरी खिड़कियों की ओर बढ़े। सामने वाले दरवाजे के ठीक बाहर पहुंचकर उन्होंने अपना चोगा उतार दिया। उनके खटखटाने के कुछ ही क्षण बाद हैग्रिड ने दरवाजा खोला। उन्होंने देखा कि हैग्रिड ठीक सामने खड़ा था और उन पर धनुष बाण से निशाना साधे हुए था। उसके पीछे उसका फैंग नाम का कुत्ता जोर से भौंक रहा था। ओह! उसने अपना धनुष नीचे किया और उन्हें घूरा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हैरी ने अंदर घुसते समय धनुष की ओर संकेत करते हुए कहा। यह किस लिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं, हैग्रिड बुदबुदाया। हमें उम्मीद थी। कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठ जाओ, हम चाय बनाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ठीक से पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। पहले तो उसने चाय की पतीली से पानी छलकाकर आग लगभग बुझा दी। फिर उसका बड़ा सा हाथ घबराहट में कांपा और इस वजह से केतली टूट गई। हैरी बोला, तुम ठीक तो हो हैग्रिड? क्या तुमने हरमाइनी के बारे में सुना? हैग्रिड ने कांपती आवाज में कहा। ओह हाँ, हमने सुना था। वो घबराकर बार बार खिड़की की तरफ देख रहा था। उसने उन दोनों को उबले पानी के बड़े मग पकड़ा दिए। वो चाय की पत्ती डालना भूल गया था और वो एक प्लेट में फ्रूट केक का एक बड़ा टुकड़ा रख ही रहा था, तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक सुनाई दी। हैग्रिड के हाथ से फ्रूट केक छूटकर नीचे गिर गया। हैरी और रॉन ने दहशत भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। फिर वो अदृश्य चोगा ओढ़कर एक कोने में चले गए। ये तसल्ली कर लेने के बाद कि वो छुप गए, हैग्रिड ने अपना धनुष उठाया और एक बार फिर दरवाज़ा खोला। गुड इवनिंग हैग्रिड। बाहर डम्बलडोर खड़े थे। अंदर आते समय वो बहुत गंभीर दिख रहे थे। एक पल बाद ही एक बहुत अजीब सा दिखने वाला आदमी उनके पीछे पीछे अंदर आया। वो नाटा और मोटा था। उसके भूरे बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वो अजीब तरह के कपड़े पहने था, धारीदार सूट, लाल टाई, लंबा काला चोगा और नुकीले बैगनी जूते। उसकी बाह के नीचे पीले हरे रंग का हैट दबा था। रॉन बोला, ये डैडी के बॉस हैं, कॉर्नेलियस फज, जादू मंत्री। हैरी ने रॉन को चुप करने के लिए जोर से कोहनी मारी। हैग्रिड,
अब पीला और पसीना पसीना हो गया था। वो एक कुर्सी पर गिर गया और कभी डंबलडोर को तो कभी कॉर्नेलियस फज को देखने लगा। बुरा हुआ हैग्रिड, फज ने कहा, बहुत ही बुरा हुआ, मुझे आना ही पड़ा। मगलुओं पर 4 हमले, बात बहुत बढ़ गई है, मंत्रालय को कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमने यह नहीं, हैग्रिड ने डंबलडोर की तरफ याचना भरी निगाहों से देखते हुए कहा, आप तो जानते हैं कि हमने ये नहीं किया प्रोफेसर डंबलडोर सर। मैं ये बात अच्छी तरह कह देता हूँ कॉर्नेलियस कि हैग्रिड पर मुझे पूरा भरोसा है। डंबलडोर ने फज की ओर भ्रुकटी तानते हुए कहा। इस पर फज थोड़ा परेशान दिखते हुए बोला, देखो एल्बस, हैग्रिड का रिकॉर्ड उसके खिलाफ है, मंत्रालय को कुछ तो करना ही पड़ेगा। स्कूल के गवर्नर बार बार मुझसे संपर्क कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। फिर भी कॉर्नेलियस, मैं तुम्हें बता दूं कि हैग्रिड को ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा, डंबलडोर ने कहा। उनकी नीली आंखों में एक ऐसी आग थी जो हैरी ने पहले कभी नहीं देखी थी। फज ने अपने हैट के साथ खेलते हुए कहा, इसे मेरे नज़रिए से देखें, मुझ पर इस समय बहुत दबाव है। लोगों को ये लगना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। अगर बाद में ये पता चलता है कि हैग्रिड ने ये काम नहीं किया है तो उसे छोड़ दिया जाएगा और कुछ नहीं कहा जाएगा, परंतु इस समय तो मुझे उसे ले जाना ही होगा, मजबूरी है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ये तो अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना होगा। हमें ले जाएंगे, हैग्रिड ने कांपते हुए कहा। हमें कहाँ ले जाएंगे, सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है। फज ने हैग्रिड से नजरें चुराते हुए कहा, यह सजा नहीं है हैग्रिड, सिर्फ सावधानी बरतना। अगर कोई और पकड़ा जाएगा तो तुमसे माफ़ी मांगकर तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। कहीं अजकाबान जेल में तो नहीं, हैग्रिड भर्राई आवाज़ में बोला। इससे पहले कि फज जवाब दे पाए दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। डंबलडोर ने दरवाज़ा खोला। अब पसलियों में कोहनी खाने की हैरी की बारी थी। उसने जोर से सांस खींची थी। लूसियस मैल्फॉय हैग्रिड की झोपड़ी में अंदर आ गए। वे सफ़र वाला लंबा काला चोगा पहने थे। उनके चेहरे पर एक ठंडी तथा संतुष्टि भरी मुस्कान थी। फैंग गुर्राने लगा। उन्होंने बहुत प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, तुम पहले से ही यहाँ हो फज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हैग्रिड गुस्से से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमारे घर से निकल जाओ। भले आदमी, मेरा विश्वास करें, मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है आपके इस आप इसे घर कहते हैं। लूसियस मैल्फॉय ने व्यंग्यपूर्ण दृष्टि से छोटे कमरे में चारों तरफ देखते हुए कहा, मैं तो स्कूल गया था और वहाँ मुझे बताया गया कि हेडमास्टर यहाँ हैं। और आपको मुझसे क्या काम था लूसियस, डंबलडोर ने कहा। वे विनम्रता से बोल रहे थे, परंतु अब भी उनकी नीली आंखें सुलग रही थी। दुखद है डंबलडोर, मिस्टर मैल्फॉय ने अलसाए अंदाज में बोलते हुए चर्मपत्र का रोल बाहर निकाला, परंतु गवर्नरों को लगता है कि अब आपके हटने का समय आ चुका है। ये रहा आपकी बर्खास्तगी का आदेश। आपको इस पर पूरे 12 दस्तखत मिलेंगे। हम सब ये महसूस करते हैं कि अब स्थिति संभालना आपके बस की बात नहीं है। इतने सारे हमले हो चुके हैं, आज दोपहर को ही 2 और हमले हुए है ना। इस तरह से तो हॉगवर्ट्स में एक भी मगलू बच्चा नहीं बचेगा और हम सब जानते हैं कि इससे स्कूल को कितना भारी नुकसान होगा। ओह देखो लूसियस, फज ने स्तब्ध दिखते हुए कहा, डंबलडोर की बर्खास्तगी नहीं नहीं, जो आखिरी चीज़ हम चाहते हैं वो है फज। हेडमास्टर की नियुक्ति या बर्खास्तगी गवर्नरों के हाथ में होती है, मिस्टर मैल्फॉय ने रेशमी अंदाज में कहा। और चूंकि डंबलडोर इन हमलों को नहीं रोक पाए हैं, देखो लूसियस, अगर डंबलडोर उन्हें नहीं रोक पाए, फज ने कहा, जिनके ऊपरी होंठ पर अब पसीना आ रहा था, मेरे कहने का मतलब ये है, तो फिर कौन रोक सकता है। ये तो वक्त ही बताएगा, लूसियस मैल्फॉय ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। परंतु हम 12 गवर्नरों की यही राय। हैग्रिड उछलकर खड़ा हो गया। उसका झबरीला काला सिर छत को छू रहा था। ये तो बताओ मैल्फॉय कि तुमने उनमें से कितनों को धमकाया या ब्लैकमेल किया था, जिसके बाद वो इस पर दस्तखत करने को तैयार हुए। लूसियस मैल्फॉय ने कहा, देखो हैग्रिड, तुम्हारा ये गुस्सा तुम्हें एक ना एक दिन मुसीबत में डाल देगा। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अज़्काबान जेल के पहरेदारों पर इस तरह से मत चिल्लाना, वो लोग इस बात को कतई पसंद नहीं करेंगे। तुम डंबलडोर को नहीं हटा सकते, हैग्रिड चीखा। उसकी चीख सुनकर फैंग अपनी बास्केट में दुबक गया और किकियाने लगा। उन्हें हटा दिया गया तो मगलू बच्चों के बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। इसके बाद तो हत्याएं होंगी। शांत हो जाओ हैग्रिड, डंबलडोर ने तीखे स्वर में कहा, और फिर उन्होंने लूसियस मैल्फॉय की तरफ देखा। अगर सभी गवर्नर चाहते हैं कि मैं हट जाऊं लूसियस, तो मैं निश्चित रूप से हट जाऊंगा। परंतु फज हकलाते हुए बोले,
नहीं, हैग्रिड गुर्राया। डंबलडोर ने अपनी चमकती नीली आंखें लूसियस मैल्फॉय की ठंडी बुरी आंखों पर से नहीं हटाई। बहरहाल डंबलडोर ने बहुत धीमे धीमे और बहुत स्पष्ट स्वर में आगे कहा, ताकि सब लोग उनके एक एक शब्द को अच्छी तरह से सुन लें। तुम पाओगे कि मैं इस स्कूल से सचमुच बाहर तभी जाऊंगा जब यहाँ मेरा एक भी वफादार नहीं बचेगा। तुम ये भी पाओगे कि मदद मांगने वालों को हॉगवर्ट्स में हमेशा मदद मिलेगी। एक पल के लिए तो हैरी को लगा डंबलडोर की आंखें उसी कोने को देख रही थीं जहाँ वो और रॉन छुप कर खड़े थे। बेहतरीन जज्बात, मेलफॉय ने सिर नीचा करते हुए कहा। अलबस हम सबकी काम करने की बहुत व्यक्तिगत शैली को याद रखेंगे और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपका उत्तराधिकारी किसी तरह से हत्याओं को रोकने में सफल होगा। मेलफॉय ने दरवाजे तक पहुंचकर उसे खोला और डंबलडोर को सिर झुकाकर बाहर निकलने का संकेत किया। डंबलडोर बाहर चले गए। फज जो अपने हेड से छेड़छाड़ कर रहे थे हैग्रिड के अपने से आगे जाने का इंतजार करने लगे, परंतु हैग्रिड अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। उसने गहरी सांस ली और सावधानी से कहा, अगर कोई कुछ जाना चाहता है तो उसे सिर्फ मकड़ियों का पीछा करना होगा, इससे वो सही जगह पहुंच जाएगा। हमें बस इतना ही कहना है। फज ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। हैग्रिड ने छछूंदर की खाल वाला अपना ओवरकोट पहनते हुए कहा, ठीक है हम चल रहे हैं। परंतु जब वो दरवाजे से फज के पीछे निकलने ही वाला था तभी वो एक बार फिर रुका और जोर से बोला, और जब हम बाहर रहेंगे तो किसी को फैंग को खाना भी खिलाना होगा। दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ और रॉन ने अदृश्य चोगा उतार दिया। उसने भरे गले से कहा, अब हम मुश्किल में फंस चुके हैं। डंबलडोर भी चले गए। हो सकता है वे लोग आज रात को स्कूल बंद कर दें। उनके जाने के बाद तो स्कूल में हर दिन एक और हमला होगा। फैंग गुर्राते हुए बंद दरवाजे पर पंजे मारने लगा। आगे की कहानी सुनेंगे अगले भाग में। तब तक आप सुनते रहिए यूट्यूबर मौसी की कहानियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।